क्या आपको भी लगता है कि जो कुछ भी आप सोचते हैं वो सही है? समाज में बहुत सारी धारणाएँ होती हैं, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे देश में और हम बहुत उससे मुतासिर भी होते हैं। तो आपको तो ये लगता ही होगा कि हमारा समाज जैसे सोचता है या हम जैसे सोचते हैं या हमारा परिवार जैसे सोचता है, वही बातें सही होती हैं। और कई बार जब उसके विपरीत कुछ चीज़ें सामने आती हैं, तो हम उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। अरे! ये कैसे हो सकता है? हमारे यहाँ तो ये मान्यता है, हम तो ऐसे सोचते हैं और यही सच्चाई है। और अगर आप ये सोचते हैं कि बस ये आपके साथ है, तो ये सच नहीं है। ये दुनिया में हर आदमी के साथ है। छोटा से बड़ा हर शख्स इसका शिकार है। चलिए एक सच्ची घटना से शुरू करते हैं। बात उन दिनों की है जब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बैंगलोर के डायरेक्टर प्रोफेसर सीवी रमन थे। उन्हें फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिल चुका था और बहुत बड़े विद्वान थे, ये तो हम सब जानते ही हैं। ऐसे में एक युवती जिनका नाम कमला भागवत था, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी। वो चाहती थी कि उस इंस्टीट्यूट से, जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट था, उसमें रिसर्च करना। रमन साहब इसके लिए तैयार नहीं थे। उन्हें लगता था कि औरतें कैसे रिसर्च कर सकती हैं। उनका ब्रेन, उनकी बुद्धि अभी तक इतना विकसित तो नहीं हुआ है कि वो रिसर्च करें। उन्होंने उनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। अब ये रिजेक्ट करना था कि कमला भागवत जिद पर अड़ गई। उन्होंने सत्याग्रह शुरू कर दिया। थक हार कर रमन साहब को उन्हें इंस्टीट्यूट में दाखिला देना पड़ा, पर उन्होंने बड़ी अजीबो-गरीब शर्तें उन पर लगा दी। एक तो ये कि उन्हें देर रात तक काम करना पड़ेगा, उनको अलग से कुछ खास छुट्टियां नहीं मिलेंगी और वो ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगी जिससे उनके कलीग उनकी तरफ आकर्षित हों। अब आप ये सोचिए, वो कपड़े नहीं पहनेंगे। कलीग पर यह बंदिश नहीं था कि भाई आप अपने कलीग की तरफ आकर्षित न हो, क्योंकि वो औरत थी और उनके मन में ये बायस था, ये पूर्वाग्रह था कि औरतें जहाँ रहती हैं वहाँ थोड़ा मुश्किल हो जाती है। आप तो जानते हैं कि बुद्ध भी इससे डरते थे कि औरतें अगर संघ में शामिल होंगी तो मुश्किल हो जाएगा। खैर, कमला भागवत ने खून का घूंट पीकर ये स्वीकार किया कि ठीक है, मैं ये सारी शर्तें मानूंगी और उन्होंने इंस्टीट्यूट में अपना रिसर्च जारी रखा। वो पहली महिला बनी जिन्होंने कैम्ब्रिज से पीएचडी की डिग्री होल्ड की और बाद में जिस इंस्टीट्यूट में रमन डायरेक्टर हुआ करते थे, उस इंस्टीट्यूट की वो डायरेक्टर भी बनी। तो इतना बड़ा व्यक्ति, इतना साइंटिफिक माइंड, इतना बड़ा दिमाग, वो भी सोचता था कि औरतें रिसर्च नहीं कर सकती। और ये वो अकेले व्यक्ति नहीं थे। एरिस्टोटल, जिसे हम लोग अरस्तु कहते हैं, एक महान दार्शनिक था, लेकिन वो भी मानता था कि औरतों के अंदर आत्मा होती ही नहीं है। और इस तरह उस समय के बहुत सारे दार्शनिक भी ऐसा ही मानते थे। बहुत सारे साहित्यकार भी औरतों को बहुत दूसरे दर्जे का देखते थे। हमारे जितने भी दुनिया के धर्म हैं, उसमें भी औरतों की स्थिति दोयम दर्जे की ही है। और शायद इसलिए कि सारे धर्मों के प्रवर्तक और पैगंबर चूंकि पुरुष थे, इसलिए शायद वो ऐसा सोचते हो कि औरतों में वो बात नहीं है जो उनके अंदर है। 1903 में जब फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा था, तो नोबेल कमेटी ने पीरे क्यूरी और ब्रेकरेल का नाम उद्घोषित किया, पर उसमें कहीं मैडम क्यूरी का नाम नहीं था, जबकि सारी खोज मैडम क्यूरी ने की थी। नोबेल कमेटी ये सोचती थी कि एक औरत ऐसा कैसे कर सकती है। हो सकता है कि वो एक असिस्टेंट के तौर पर उन्होंने सहयोग किया हो, लेकिन खोज वो कैसे करेंगे। पीरे क्यूरी डट गए और उन्होंने इसका बड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि मैं नोबेल प्राइज ही नहीं लूंगा, क्योंकि सच्चाई यही है कि मैडम क्यूरी का ही इसमें सबसे बड़ा योगदान है। उन्होंने ही पोलोनियम की खोज की, उन्होंने ही रेडियम की खोज की। रेडियो एक्टिव जो वर्ड है वो मैडम क्यूरी ने ही खोजा था, उन्होंने ही उसे वो नाम दिया था। ऐसे में बहुत मुश्किल से नोबेल कमेटी ने यह स्वीकार किया कि चलो ठीक है, और मैडम क्यूरी का नाम उस नोबेल प्राइज में जोड़ दिया गया। लेकिन जब भी पीरे क्यूरी भाषण देने के लिए बुलाए जाते थे, तो मैडम क्यूरी जाती तो थी, लेकिन वो दर्शक दीर्घा में बैठी रहती थी। हालांकि पीरे क्यूरी अपने भाषणों में
मैडम क्यूरी के योगदान की बहुत तारीफ करते थे और सारी चीजें तफसील से बयान करते थे, लेकिन बेचारी मैडम क्यूरी को दर्शक दीर्घा में ही बैठना पड़ता था। कोई ये सोच नहीं सकता था कि यार कैसे संभव है कि एक औरत, और उसने फिजिक्स में इतना बड़ा योगदान दिया, जबकि सच्चाई ये है कि आगे आने वाले दिनों में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज भी मैडम क्यूरी को मिला और फिर आगे चल के उनकी बेटी को और उनके दामाद को भी मिला। तो औरतों के प्रति ये पूर्वाग्रह बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक दिमागों के अंदर भी था। वो भी इस बायसेस से, इस पूर्वाग्रह से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो फिर कैसे समझते हैं इस कंफर्मेशन बायस को, जिसे पुष्टि पूर्वाग्रह कहते हैं? उसे कैसे समझते हैं? हम एक धारणा बना लेते हैं, हम पहले से सोच लिए हैं कि अरे औरतें ये काम नहीं कर सकती, वो गाड़ी बहुत अच्छा नहीं चला सकती, वो हवाई जहाज बहुत अच्छा नहीं उड़ा सकती, या वो मैथ में बहुत अच्छी नहीं हो सकती। ये हमने एक आग्रह बना लिया पीछे के कुछ कारणों से। और हर बार जब हम किसी सूचना को ग्रहण करते हैं और लेते हैं, तो उसमें से वो चीजें छांट कर अलग कर देते हैं जो उसके अगेंस्ट होती हैं, जो हमारे आग्रह है, और जो हमारा आग्रह है उसके सपोर्ट में जो चीजें होती है उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम किसी चीज की व्याख्या भी अपने पूर्वाग्रहों के थ्रू करते हैं। जैसे मान लीजिए कि भूकंप आ गया और बड़ा नुकसान हुआ, तो एक धार्मिक व्यक्ति कहेगा कि देखिए पाप बहुत बढ़ गया है और ईश्वर ने ये सजा दी है, या ये कहेगा कि देखिए ईश्वर जो है मानवता का इम्तिहान ले रहा है कि कितना धैर्य है, कितनी सहन शक्ति है उनके अंदर। जो वैज्ञानिक दिमाग का आदमी है वो कहेगा कि नहीं नहीं, ये तो भाई पृथ्वी की दो प्लेटें टकरा रही हैं और इसकी वजह से ये भूकंप आया है, और ये कभी भी आ सकता है, ये तो संयोग की बात है, इसमें ईश्वर क्या कर रहा है कुछ। अब जो आदमी धार्मिक व्यक्ति है उसके पास एक धारणा है, उसने अपने धर्म ग्रंथों में इस तरह की चीजें पढ़ी हैं, तो वो पूरी इस घटना की व्याख्या ऐसे ही करेगा। हमें किसी व्यक्ति के बारे में पता चलता है कि वो आदमी कुछ अच्छा नहीं है। अब जिस आदमी ने कहा उस पर हमको विश्वास है, तो हम ये धारणा बना लेते हैं कि उसने सही कहा होगा, वो आदमी जो जिसके बारे में वो कह रहा था वो अच्छा नहीं होगा। गुजरे जमाने में बहुत बड़े कलाकार भारतीय सिनेमा के थे जिनका नाम था प्राण। प्राण इतने प्रतिभाशाली थे और इतना जोरदार अभिनय करते थे, खासतौर से तो वो विलन बनते थे, कि उनको देख के लोगों के मन में उनके प्रति नफरत पैदा हो जाती थी। इस हद तक कि बाद के जनरेशन में बहुत शायद ही कुछ लोगों ने अपने बच्चों का नाम प्राण रखा हो। एक बार तो ऐसा हुआ कि कहीं शूटिंग खत्म हुई और उस फिल्म की हीरोइन अपने होटल के लिए जा रही थी। होटल थोड़ी ही दूर पर था, तो वो टहलते हुए निकली। एक बाइक उन्होंने देखा कि उनके पीछे प्राण चले आ रहा है। अब तो उनका कलेजा थम गया, डर के मारे वो कांपने लगी कि यार ये आदमी पीछे कैसे आ रहा है। प्राण थोड़ा तेज चलते आए, जैसे जैसे वो करीब पहुंचते गए वो बेचारी हीरोइन की हालत खराब होती गई, और इतनी कि वो लड़खड़ा कर गिरने को हुई। प्राण ने उन्हें संभाला और उन्हें बैठाया होटल की लॉबी में, उन्हें पानी वानी पिलाया और उन्हें फिर रूम तक छोड़कर गए, और ये कह के गए कि अगर कोई ज़रूरत हो, कोई दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन कर देना। बाद में अपने संस्मरण में उन हीरोइन ने कहा कि प्राण इतने अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन उनकी उस छवि से मैं बहुत ज़्यादा संत्रस्त थी। तो अब ये देखिए, ये प्राण के प्रति बायस ही था। हम जानते थे कि वो कलाकार हैं, वो कलाकार का काम है कि जो रोल उसे दिया जाए वो करें और बहुत अच्छे से करें। फिर भी एक बायस मन में, प्राण ये आदमी कुछ ठीक नहीं है। आप अपने धर्मों में भी देख लीजिए, एक धर्म के लोग दूसरे को काफिर कहते हैं, दूसरे लोग दूसरे को मलक्ष कहते हैं, कुछ लोग पापी कहते हैं। ये सब पूर्वाग्रह कैसे बना है? ये कहीं से कुछ पुराने जमाने से कुछ सोच समझ कर ऐसी चीजें बनी हुई हैं। जूस के प्रति पूरे यूरोप में इतनी नफरत थी, इतनी बायसेस थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में आपको पता ही है कि हिटलर ने करीब 60 लाख जूस की हत्या कर दी। बायस, और ये बायस कि वो अच्छे लोग नहीं हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लोग के प्रति बायस रहते हैं। प्रधानमंत्री अगर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तभी अपोजिशन को लगता है कि नहीं नहीं, ये तो काम बहुत खराब हो रहा है। अपोजिशन बहुत ही अच्छी आलोचना, जिसको कहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव
क्रिटिसिज्म करता है तब भी सत्ता पक्ष के लोगों को क्या लगता है कि अरे नहीं नहीं, इसके पीछे कोई अल्टीरियर मोटिव्स है, ऐसे नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री कुछ खराब भी काम कर रहे हो तो जो उनके बहुत सपोर्टर हैं उनका बायस रहता है कि नहीं, वो जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, उन पर शक नहीं किया जा सकता। जब हम लोग यंग थे तो हमारे एक दोस्त थे, बहुत बहुत ही अच्छे यारबाज, दोस्तों के दोस्त, यारों के यार, पर उनमें एक अजीब सी सिफत थी, थोड़ा कंजर्वेटिव थे। तो उन्हें ऐसा लगता था कि जो आदमी यानी जो मर्द अपनी पत्नी की मदद कर दे वो तो फिर जोरू का गुलाम है। अगर कोई आदमी अपनी पत्नी के साथ जा रहा है, अपने बच्चे को गोद में ले लिया, ये तो भैया, अगर कोई आदमी अपनी पत्नी का बैग उठा लिया, लो फिर कर लो बात, फिर तो वो आदमी ठीक नहीं है। कोई महिला अगर स्लीवलेस ब्लाउज पहनते, गर्मी के दिनों में तो गर्मी सबको लगती है, वो पहनती थी, अब वो औरत या वो महिला अच्छी, हालांकि उनके 3 बटन खुले रहते थे यहाँ पर सीने में, हीरो जैसे थे, हीरो की तरह रहते भी थे, लेकिन औरतें स्लीवलेस पहन ले तो बुरी हैं, वो अपना सीना दिखा के चलते तो कोई ऐसी बात नहीं थी। एक बार उनके साथ ऐसा हुआ कि उनके किसी दोस्त ने बताया एक दोस्त के बारे में जिसको बहुत अच्छी तरह जानते थे कि आज सुबह स्कूटर पर वो शख्स एक लड़की के साथ देखा गया है। इतना उन्हें पता होना था कि उन्होंने शाम को उसको धर दबोचा, वाह बेटा, चुपके चुपके, मुझे सब पता है, तुमने मुझे बताया नहीं। अगले ने कहा भैया क्या नहीं बताया तुमको? तो बच्चा सुबह आप स्कूटर पर एक लड़की के साथ जा रहे थे और ये मुझे पता चल गया। उस शख्स ने कहा कि हे भाग्य, अरे यार वो तो रिंकी थी, रिंकी उनकी बहन थी। सुबह सुबह सोशियोलॉजी का पेपर था तो मैं उसका एग्जाम था तो उसको यूनिवर्सिटी छोड़ने जा रहा था। अब क्या, अब वो मित्र महोदय ने जिन्होंने वो सूचना दी थी उनकी माँ बहन एक कर दी और इतनी गालियां दी जो मैं आपके सामने नहीं कह सकता। लेकिन उनकी एक सिफत थी, अगर किसी की बुराई सुने तो उन्हें विश्वास हो जाता था वो आदमी ऐसा हो, फलाने ने ऐसा किया। मैं कह नहीं रहा था तुमसे कि वो आदमी ठीक नहीं है, सही आदमी नहीं है, उसने ऐसा किया होगा। हालांकि वो अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन अब ये सिफत थी उनके अंदर, बायस था उनका। क्वांटम फिजिक्स के प्रणेता मैक्स प्लांक ने लिखा है कि जब एक वैज्ञानिक खोज होती है तो पुराने वैज्ञानिक उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। उसे मान्यता तब मिलती है जब पुराने वैज्ञानिक चले जाते हैं और नई पौध अपनी जगह बनाती है। जब वो फिजिक्स में रिसर्च करना चाहते थे तो उनके प्रोफेसरों ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, फिजिक्स में कुछ बचा ही नहीं है कि तुम रिसर्च करोगे और कुछ खोजोगे, सब कुछ खोजा जा चुका है। अब सोचिए तब से आज तक फिजिक्स में कितने सारे नोबेल प्राइज मिले, पर उस समय लोगों को लगता था कि फिजिक्स में सब कुछ खोजा जा चुका है। नेपोलियन भी कहता था कि दुनिया में जितने महान काम हैं सब किए जा चुके हैं, अब कुछ करना बाकी नहीं है। और नेपोलियन जब घोड़े पर बैठकर लड़ाई लड़ता था तब से आज का जमाना आप देख लीजिए, क्या नहीं हो चुका है और क्या क्या नहीं बदला है। पर नेपोलियन को लगता था कि हो गया, सब किया जा चुका, कुछ करने को बाकी नहीं है। मान लीजिए कि हमें पता चलता है कि वो शख्स कुछ ठीक नहीं है, तो जब वो शख्स हमसे मिलने आएगा तो हम उसकी सारी हरकतों में उसी को पॉइंट आउट करेंगे जो हमें ये प्रूव करने में मदद करेगा कि वो सही नहीं है। जैसे अगर उसने फ़ोन देखना शुरू कर दिया है, देखिए वो जब मुझसे बात करता है तो तवज्जो नहीं देता है, मैं बात कर रहा होता हूँ वो फ़ोन देख रहा होता है। मान लीजिए अगर वो कहीं सड़क से जा रहा है और उसने आपको देखा या नहीं देखा, अब आपको लगता है कि अरे उसने मुझे विश नहीं किया, बताइए देख कर भी उसने अपना मुंह घुमा लिया, जबकि सच्चाई ये है कि बेचारे ने देखा ही नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हमको लगता है कि वो हमें देख रहा है, लेकिन एक्चुअली वो शख्स हमें देखता नहीं होता है, कहीं दूर कहीं दूसरी तरफ देख रहा होता है, हमें लगता है कि उसने हमें देख लिया। आपको लगता है कि वो कितना घमंडी है, हालांकि वो बेचारा किसी दुख में, किसी परेशानी में ऐसा होगा कि किसी दिन वो चुप रहे, आप बात कर रहे हैं, वो थोड़ा खामोश है, जरा कम इंटरेस्ट ले रहा है, लेकिन अब वो घमंडी हो गया है आपकी नज़र में। कई बार ऐसा होता है कि जो
लोगों के शरीर में जो दोष हैं उसकी वजह से बायस बना लेते हैं। आप जरूर सुनते होंगे कि भाई उसकी आंख थोड़ी ढैंगी है, या उसकी कोहनी थोड़ी भारी है, या उसकी गर्दन थोड़ी ऐसी है। ऐसे लोग ठीक नहीं होते। एक बहुत बड़े संत थे जो, उनके समय में ऐसा होता था कि उनकी सभा में कोई ऐसा आदमी बैठा हो जिसकी आंखें कंजी हो, या उसकी कोहनी भारी हो, या उसकी गर्दन थोड़ी ऐसी हो, या वो भागलाता हो, तो वो पसंद नहीं करते थे, उसको अपनी सभा से बाहर निकाल देते थे। उन्हें लगता था कि वो कुटिल आदमी है। अब पता नहीं उनके अंदर क्या था, वो ऐसा क्यों सोचते थे, लेकिन मेरी समझ में ये बायस तो है। हो सकता है कोई उनका उदाहरण कुछ ऐसा रहा हो, किसी से ऐसा पाला पड़ा हो, उनको ऐसा लगता हो। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी आदमी को पसंद नहीं करते, और जब हम घर से बाहर निकलते हैं और वो मिल गया, और उस दिन जो काम करने हम जा रहे हैं वो काम नहीं हुआ। अब हमको लगता है कि देखिए, मैं बाहर निकला था, उसकी शक्ल देखा और ये काम नहीं हुआ। एक्चुअली होता यह है कि 10 में से मान लीजिए 4 बार नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता कि 10 बार आप उसको देखेंगे और 10 बार भी काम नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन 4 बार भी नहीं होगा तो आपको लगता है कि नहीं नहीं, देखिए वो बड़ा मनहूस आदमी है, आज सुबह सुबह मैंने उसको देखा था और देखिए आज हमारा काम नहीं हुआ। हालांकि सुबह सुबह रोज आप अपना चेहरा भी देखते हैं, पर आप अपने को दोष नहीं देंगे। अपने परिवार में भी 10 लोगों को देखते हैं, 2 4 5 लोगों को देखते हैं, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, लेकिन उनको नहीं दोष देंगे। चाहे हो सकता है उनका चेहरा देखने के बाद आपके साथ ऐसा हो, लेकिन नहीं। अब वो आदमी जो बाहर है, जिसको आप पसंद नहीं करते, जब आप उसको देखेंगे तभी आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि यार सुबह सुबह उसे देखा था, आज तो मुश्किल होने वाली है। तो दरअसल ये बायस बनता ही कैसे है? इसके बीज भी हमारे इवोल्यूशन में, हमारे विकास में ही छिपे पड़े हैं। जब हम जंगलों में मानवता रहती थी, तब हमारे दिमाग ने, हमारे मन ने बहुत सारे शॉर्टकट बनाए थे, और ये बहुत जरूरी थे क्योंकि हमारा जीवन बहुत खतरों से घिरा हुआ था। आप जंगल में हैं और जरा सी चूक हुई तो जान जा सकती थी। अब जैसे ही कहीं दूर, कहीं झाड़ियों के बीच में कोई चमकती हुई चीज दिखाई दी, हमारा दिमाग कहा कह रहे वो शेर हो सकता है, भागो। जैसे ही झाड़ियों में ससराहट हुई, हमारे दिमाग ने कहा निकल लो यहां से, सांप हो सकता है। तो ये छोटे छोटे शॉर्टकट जो थे हमें बचाने की कोशिश करते थे, और नेचुरली इससे हम बचते थे। पर धीरे धीरे यही हमारे बायसेस में परिवर्तित होते चले गए। इसी तरह की चीजें बायस बनाती। अब समाज में तो आप जानते हैं कि कंपटीशन और कोऑपरेशन वाली थ्योरी है, तो बहुत बार बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं। अब एक समाज दूसरे समाज से कुछ कॉन्फ्लिक्ट में फंसता है, एक जाति दूसरे जाति से कॉन्फ्लिक्ट में फंसती है, एक परिवार दूसरे परिवार से कॉन्फ्लिक्ट में फंसता है। तो ये धारणाएं बनने लगती हैं। अब जैसे लोग कुछ कहते हैं अमुक जाति के लोग बहुत अच्छे नहीं होते, उनसे जरा बच के रहिए। कई बार ऐसी कहावतें भी आप सुनते हैं कि भाई अगर सांप और अमुक जाति का आदमी दिखाई दे तो सांप को छोड़िए, वो ज्यादा खतरनाक नहीं, पहले उस आदमी को मारिए। हम लोग के समय में एक कहावत बहुत आम हुआ करती थी, और आज भी होती है, हालांकि मैं उस पर विश्वास नहीं करता और वो सच्चाई भी नहीं है, लेकिन ऐसा लोग कहते थे कि ब्राह्मण में तिवारी, कटहल की तरकारी, हैजा की बीमारी और विदेशी नारी बहुत खतरनाक होते हैं, इनसे बच के रहिएगा। अब मेरे जानने में तो भाई हमारे कई सारे मित्र तिवारी जी लोग हैं, वो बहुत अच्छे, बहुत भले, बड़े सहयोगी, लेकिन किसी को कुछ, किसी से कुछ हुआ होगा, राफ्ता पड़ा होगा, कहीं कोई मुश्किल हुई होगी। अब भैया हर जात में हर तरह के लोग हैं, और किसी ने किसी का पड़ जाएगा। उसने एक दोहा बना दिया इसका, और चूंकि ये रिदमिक होता है, राइमिक होता है, तो लोगों के जबान पर बहुत चढ़ जाता है, लोग अब इसका मजा लेने लगते हैं, और जिस चीज में आदमी मजा लेता है वो तो बढ़ ही जाती है, फिर वो लोगों की जबान पर आ जाती है। पर भाई तिवारी जी लोग मुझे माफ करें, क्योंकि मैं उनका बड़ा प्रशंसक हूँ, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं। तो तमाम हमारे जीवन में हमारा दिमाग शॉर्टकट बनाने की कोशिश करता है, और ये बहुत बार सही भी होता है, और हमारे डिसीजन लेने में हमारी मदद भी करता है, लेकिन बहुत बार ये मुश्किल भी पैदा कर देता है। हमारा दिमाग थोड़ा कामचोर होता है, जल्दी डिसीजन लेना चाहता है, तो फिर उसको मुश्किल पेश आती है। तो फिर सवाल उठता है कि इससे बचा कैसे जाए। कोई बहुत मुश्किल भी नहीं है और थोड़ी मुश्किल भी है। जैसे ही आपके अंदर कोई धारणा ऐसी दिखाई देती है कि मैं इसके बारे में ऐसा क्यों सोच रहा हूं, तो तुरंत उसका उलट सोचिए। आप सोचिए कि क्या मैंने इसकी जांच की है? किसी ने आपके दोस्त को कहा कि वो अच्छा नहीं है, तो क्या मैंने वाकई देखा है, मेरे अनुभव में वो बात है, या मैं सच में उसकी इंक्वायरी कर चुका हूँ,
मेरे अनुभव में ये बात आई है, और नहीं आई है तो मैं इस बात को क्यों मान रहा हूँ कि इसलिए कि किसी दूसरे आदमी ने कहा है। हो सकता है उसके साथ ऐसा हुआ हो, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। तो इतनी जल्दी ओपिनियन बनाने की जरूरत नहीं है। एक बात तो सच्ची है कि कोई भी आदमी उतना बुरा नहीं होता जितना कि उसके दुश्मन उसको बताते हैं, और कोई भी आदमी उतना अच्छा नहीं होता जितना कि उसके चाहने वाले उसके बारे में बताते हैं। तो बात कहीं बीच की ही है, और थोड़ा सा आपको दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। कई बार आप सोशल मीडिया पर देखेंगे कि दुनिया का सबसे अच्छा भाई, दुनिया का सबसे अच्छा दोस्त, दुनिया की सबसे अच्छी बहन, दुनिया के सबसे अच्छे पिता, दुनिया का सबसे अच्छा बेटा, इस तरह लोगों की प्रशंसा करते हैं, उनके जन्मदिन पर बधाई देते हैं, इस तरह की चीजें करते हैं। तो कैसे आपको पता कि वो दुनिया का सबसे अच्छा भाई है, सबसे अच्छा बेटा है, सबसे अच्छा दोस्त है, सबसे अच्छी बहन है? क्या दुनिया के सारी बहनों का, सारे भाइयों का, सारे बेटों का, सारे दोस्तों की इंक्वायरी आप कर चुके हैं? आप ये कह सकते हैं कि मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, मेरा भाई बहुत अच्छा है, मेरी बहन बहुत अच्छी है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरी माँ बहुत अच्छी है, लेकिन वो दुनिया का सबसे अच्छा है, ये सोचने वाली बात है। ये तो एक तरह का बायस ही है। एक बार मेरे साथ भी धोखा हुआ। श्रीमती जी किचन में कुछ बना रही थी और गुनगुना रही थी कि सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। मैंने कहा कि अच्छा, ये तो मुझे पहली बार पता चला है। उन्होंने कहा इतना इतराइए मत, ये एक गाना है, मैं आपके लिए नहीं गा रही थी, चले आए पूछने की। तो ऐसा बायस बन जाता है, एक धोखा बन जाता है, ऐसा लगता है कई बार। शायर भी कहता है कि मैं तेरी मस्त निगाही का भरम रख लूंगा, होश आया भी तो कह दूंगा मुझे होश नहीं है। अब बताइए, अब वो खराब कर रहा है ना उसको। अब वो अपनी प्रेमिका के बारे में कह रहा है कि तुम्हारी जो नशीली आंखें हैं वो मदहोश कर देती हैं, और अगर मुझे होश भी आएगा तो मैं कह दूंगा कि होश नहीं है। अब बताइए, उसके बायस को बढ़ा रहा है। वो बेचारी ये सुनेगी तो बायस होगा कि नहीं उसके मन में, ये गलत काम कर रहा है। तो ये बायस भी एक तरह का भ्रम है। तो हो सके तो भ्रम से नाता तोड़िए और सच्चाई से नाता जोड़िए। क्यों? लेकिन सुनिए, मेरी हर बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी भ्रम भी जीने के लिए बहुत अच्छा होता है। ये बात फिर कभी।